हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने रदरफोर्ड मॉडल कर लिया एंड देन उसके बाद वही वाला पार्ट पढ़ा था। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे बोर्स मॉडल। नेक्स्ट जो है वो है बोर्स मॉडल एंड ये यूनिइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए होता है या यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए होता है। ठीक है, दिस इज फॉर यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ओके, यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली उसके लिए एप्लीकेबल है नहीं। हीलियम पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हीलियम पॉजिटिव में देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, तो बचा कितना? एक बचा ना, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ लिथियम के लिए एप्लीकेबल है कि लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो ऑब्वियसली उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लिथियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम पॉजिटिव में ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचे कितने? दो इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है। लिथियम टू पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वन इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए एप्लीकेबल हो। समझ आया? तो जिन जिन में एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है, याद रखना। ठीक है, तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ही हम बोर्स मॉडल क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या बोला था देखो बोर ने, वो बताते हैं हम। तो एक्चुअली बोर जो है वो क्या रदरफोर्ड का ही कलीग था, तो इसने रदरफोर्ड के साथ ही काम किया, लेकिन बाद में इसने क्या है, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक है उनको दूर किया और खुद का मॉडल किया। ठीक है, तो अब एक तो ये था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व करेगा, क्या है क्या नहीं, वो सब नहीं बताया था उसने, है ना। इतने बड़े उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व करेगा। देन वो याद है, एक वो था कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एनर्जी लॉस करेगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, याद आया? एक वो भी इसका ड्रॉबैक था, है ना। फिर इसके अलावा एक ड्रॉबैक क्या था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, बट ये डिसकंटिन्यूअस मिला। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका? तो इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in definite circular path called ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन इसने उसको नाम दे दिया। इसने क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व करता है? इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्षितिज वो रफ कर दिया मैंने, वो जस्ट बता रहा था कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट।
ओके, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, तो ऑब्वियसली जैसे वहां पर हमने बताया था सेम चीज यहाँ पर बताएंगे। रदरफोर्ड मॉडल के टाइम भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसे बैलेंस करेगा, सर्कुलर मोशन को बैलेंस, सर्कुलर फोर्स को या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था उसको बैलेंस करेगा, याद है। तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is balanced by inward electrostatic force। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो जो बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो अंदर की साइड वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तो लिखो ये। तो ये दोनों पॉइंट रदरफोर्ड के टाइम भी आए थे, बस ये है कि रदरफोर्ड के टाइम उसने ऑर्बिट नहीं बताया था कि ऑर्बिट बोलेंगे जहां पर रिवॉल्व करेगा उसको। ठीक है, बाकी ये सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड के टाइम भी आया था। हो गया सबका? सानिका, these are not drawbacks, these are postulates of बोर्स मॉडल। ये बोर्स मॉडल में बताया गया था ये। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हो गया सबका? तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस होगा इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो देखो हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, और इसका मास जो है m, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m। अच्छा, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा यार, रेडियस इसकी r हो गई वैसे। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में न्यूक्लियस पे क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोटॉन के चार्ज को भी ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हाइड्रोजन अगर है तो न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होगा, मतलब चार्ज जो है ई हो जाएगा। अगर हीलियम है, हीलियम है तो दो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस पे, हीलियम पॉजिटिव है तो चार्ज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई। अगर लिथियम 2 पॉजिटिव है तो 3 प्रोटॉन होंगे, है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ई। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। ओके, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो क्या होगा, जेड टाइम्स ई होगा। ओके, न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, जेड टाइम्स ई। जेड यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। ओके, तो कितने प्रोटॉन्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो उसको एक प्रोटॉन के चार्ज से, तो न्यूक्लियस का चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड इंटू ई, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिस पर चार्ज ऑब्वियसली
ई है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जब सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो हमने क्या बोला कि एक तो बाहर फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो होगा mv²/r। अब वो फोर्स जो है अंदर वाले फोर्स से बैलेंस होगा। तो अंदर वाला फोर्स क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है याद है? k q1 q2/r²। याद आया? तो k इंटू Q1 कितना हो गया? Q1 इज जेड ई। Q1 कितना हो गया? जेड ई। Q2 क्या है? ई। तो k Q1 Q2/r², ये हो गया अंदर वाला फोर्स। ओके, तो ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? k इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, बनाओ फिर आगे चलते हैं। क्षितिज बताया ना, जेड ई क्या है? जेड ई न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो है जेड ई। कशिश, के वाला इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ाया है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़ाया रदरफोर्ड मॉडल से पहले? k q1 q2/r²। पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तुम? नोट्स रिवाइज नहीं करते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? k q1 q2/r²। तो k इंटू Q1 क्या है? Q1 हो गया ये वाला चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई। Q2 क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। तो k q1 q2/r², बीच का डिस्टेंस r, तो r²। तो ये अंदर की साइड वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है। तो ये देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जो है उसको न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए अंदर की साइड एक फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन साथ साथ सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये बाहर की साइड इस पे क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। तो ये अंदर वाला फोर्स और बाहर वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? जेड इंटू ई। न्यूक्लियस पे चार्ज जेड इंटू ई क्यों है? क्योंकि जेड हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन्स हैं? इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज। न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। यस, इट इज रियल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ना। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? न्यूक्लियस पे जितने, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, तो चार्ज हो गया एक प्रोटॉन का। अगर हीलियम पॉजिटिव है तो हीलियम पॉजिटिव में दो प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे, तो चार्ज हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई। अगर लिथियम 2 पॉजिटिव है तो 3 प्रोटॉन होंगे, तो चार्ज हो गया 3 टाइम्स ऑफ ई। सो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, मतलब जेड इंटू ई। ई जो है वो क्या है? व्हाट इज ई? ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, इट इज एक्चुअल चार्ज।
हो गया सबका? यस प्रियसी, हमने पहले ही बताया फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बता दिया था कि ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ है। आहान, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस पे, तो चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन का चार्ज ना, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, जिसको हम ई बोल सकते हैं। ओके, ये वैल्यू जो है ये ई है। तो अगर एक प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया ई, अगर दो प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया 2e, अगर तीन प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया 3e। तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू ई कर रहे हैं ना चार्ज, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू ई, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हो गए एटॉमिक नंबर, मतलब जेड। जेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब जेड क्या है? जेड इज एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा जेड इंटू ई। समझाया? हो गया अनिकेत? जल्दी लिखो। अनिकेत हुआ? तो बोल दिया करो ना यार, जैसे ही होता है बोल दिया करो, तुमने ही रुकाया हुआ है। तो आगे चलते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ पर रिवॉल्व करता है वो रदरफोर्ड ने एक्चुअली नहीं बताया था वो, लेकिन वो बोर बता देता है कि कहाँ पर रिवॉल्व करेगा। तो बोर क्या बोलता है कि आउट ऑफ दी, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, आउट ऑफ दी इनफाइनाइट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbits for which angular momentum is quantized। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, देखो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा
जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr, तो इसका मीनिंग ये है कि mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में mvr जो है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब h/2 पाई का 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इंटीजर वाला टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि mvr जो है ये होना चाहिए nh/2 पाई, ठीक है। mvr जो है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कोई इसे, यस प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर है। तो यहाँ पर n जो है वो n क्या हो गया, n इज 1 2 3 4, ठीक है, कोई इंटीजर होगा जो कि एक्चुअली ऑर्बिट नंबर भी हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर हमें अगर n की वैल्यू पता है तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। और r क्या हो गया, r एक तरह से ऑर्बिट का रेडियस ही हो गया। ओके, तो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो पता चलेगा ही नहीं चलेगा, चल जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में ये वाला सेटिस्फाई होगा। ओके, मतलब mvr किसके इक्वल होना चाहिए, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। इंटीग्रल मतलब 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, या हम बोल सकते हैं n टाइम्स। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 वगैरह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज को हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ये जो है ना कि mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, पहले भी हमने लिखा ही है कि इन विच फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक है, ये mvr इक्वल टू nh/2 पाई हो रहा है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते थे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। हो गया सबका।
नाउ एक ड्रॉबैक रदरफोर्ड का क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा क्यों नहीं होता था इसको रदरफोर्ड नहीं बता पाया, लेकिन बोर उस चीज को बताता है। तो बोर क्या बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी ऑर्बिट में, तो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो एनर्जी एमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट एनर्जी if it revolves in an orbit। अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया तो या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। बट इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम one orbit to another orbit, it either emits or absorbs energy। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में अगर वो जंप कर रहा है, मतलब फर्स्ट से मान लो सेकंड में गया, फर्स्ट से मान लो थर्ड में गया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और अगर उल्टा हो रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास अब यूनिइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है पूरे स्पेसिस जो भी हम पढ़ रहे हैं उनमें। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर रहेगा, तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहता है, तभी वो स्टेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ओके, तो ऑर्बिट शेल एंड स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्बिट अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट है तो एल सेल बोलते हैं। थर्ड ऑर्बिट है तो एम सेल बोलते हैं। फोर्थ ऑर्बिट है तो एन बोलते हैं। इसी टाइप से अल्फाबेटिकली आगे जाते हैं तो पता ही होगा, के एल एम एन। ओके, तो के सेल जो है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट हो गई, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में वो जंप कर गया तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में चला गया तो जो हायर ऑर्बिट में स्टेट है उसको हम उसकी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में गया तो भी एक्साइट स्टेट, थर्ड ऑर्बिट में गया तो भी एक्साइट स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट में गया तो भी एक्साइट स्टेट, फिफ्थ में गया तो भी एक्साइट। समझ आया? तो हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोले। तो वहां पर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे यार, उन सभी को हम अगर एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं तो सेकंड ऑर्बिट में अगर गया तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अगर फोर्थ ऑर्बिट में है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। समझाया? तो अगर मैं बोलता हूं मान लो इलेक्ट्रॉन सेवंथ ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, सेवंथ ऑर्बिट में, तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी बताओ? यस, सिक्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सेवंथ ऑर्बिट में है तो सिक्स एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, मैं बोलता हूं अगर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट फिफ्थ है तो ऑर्बिट कौन सा हुआ, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट कौन सा? यस, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट हो गया सिक्स।
तो अगर एक्साइटेड स्टेट पता है और ऑर्बिट पता करना है तो +1 कर दो, है ना। और ऑर्बिट पता है और एक्साइटेड स्टेट पता करना है तो -1 कर दो। ओके, ऑर्बिट नंबर से अगर -1 करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी, एक्साइटेड स्टेट से +1 करेंगे तो ऑर्बिट नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये था इसका 4th पॉइंट, बोर्स मॉडल। हो गया सबका? प्रियस, अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हायर से लोअर में जंप करता है तो एमिट करता है। कशिश, h/2 पाई को कुछ नहीं बोलते हैं, h/2 पाई जो है उसे कुछ नहीं बोलते, बस ये है कि h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल इज एंगुलर मोमेंट, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एच पर प्लांक कांस्टेंट होता है। हो गया सबका? नाउ अभी हम यहाँ पर ग्राफ्स बनाते हैं कुछ, क्योंकि उनका यूज होने वाला है आगे, जो हम रेडियस वगैरह के जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उस सब में। ठीक है, तो ये बोर्स मॉडल था, नाउ इसको यूज करके रेडियस निकालेंगे, ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ग्राफ्स देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ्स का आगे यूज होगा। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ, हमारे पास इक्वेशन है y = mx + c। तो इसका y वर्सेज x ग्राफ कैसा होगा? y = mx + c का y वर्सेज x ग्राफ कैसा होगा? देखो, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो गई c। मतलब इधर कोई तो पॉइंट आ गया, है ना, y एक्सिस पर कोई पॉइंट आ गया। इसके अलावा अगर मैं फिर x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y = mx + c जो है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें ये जो c है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये क्या है? दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हो गया।
इसके अलावा जो m है, दिस m इज स्लोप, ठीक है, m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अच्छा, ये स्लोप को हम एक और चीज बोल सकते हैं, अगर x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये स्लोप जो है ये tan थीटा भी हो जाता है। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, तो ये c जो है ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पर कहां पर कट करेगा वो हो गया c। ओके, इसके अलावा स्लोप क्या हो गया, x के साथ जो आ रहा है वो क्या है, स्लोप, मतलब m इसकी स्लोप हो गई ये इस स्ट्रेट लाइन की। अगर एंगल थीटा बन रहा है उस स्ट्रेट लाइन का विद x एक्सिस, तो स्लोप को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स, तो कैसा होगा, y इक्वल टू एम एक्स है तो कैसा होगा, तो देखो वैसा ही सेम ही हो गया ये भी। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आएगी ना, x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 आ गई। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी, बट वो इस टाइप की आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट कोई नहीं है, मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो वही सेम कॉन्सेप्ट, इसकी जो स्लोप है वो क्या हो गई, m हो गई, या फिर tan थीटा हो। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। नाउ y इज इक्वल टू m बाई एक्स, y इज इक्वल टू क्या है, m बाई एक्स, एंड ग्राफ y वर्सेज x, ये कैसा आएगा, y इज इक्वल टू m बाई एक्स एंड y वर्सेज x ग्राफ बना रहे हैं, कैसा बनेगा, देखो अभी x की वैल्यू अगर तुम 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर y m होगा, क्या बात कर रहे हो यार, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y तो इनफाइनाइट हो गया ना। अरे x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो m अपॉन 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हुआ ही नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड। ओके, तो बेसिकली x 0 हो ही नहीं सकता, x 0 हो ही नहीं सकता है ना, x 0 कब होगा, जब y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी को तो हम शो कर ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसे ही y को अगर 0 कर देंगे तो x इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये बेसिकली इन दोनों एक्सेस को कट करेगा ही नहीं, करेगा तो इन्फिनिटी पे करेगा, ठीक है, तो कट करता हुआ नहीं दिखा सकते। इसके अलावा देखो, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इस टाइप का जो ग्राफ है वो ऐसा आए, ठीक है, क्योंकि कट करता हुआ तो हम दिखा नहीं सकते, तो ऐसा आएगा, ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं, ये ऐसा ग्राफ, ठीक है। आगे जाके इनफाइनाइट पे कहीं कट करेगा जो हम नहीं दिखा रहे, इधर भी इनफाइनाइट पे कट करेगा वो भी हम नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो बीच में ये वाला ग्राफ ऐसा होगा। ओके, तो देखो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर तुम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y की वैल्यू c हो जाती है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होगी ना, तो y एक्सिस पर 0 होगी। इसके अलावा y की वैल्यू c है तो ये c हो गया वो पॉइंट, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाई y बढ़ता जाएगा, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन, m उसका स्लोप है और c इंटरसेप्ट है। यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बजाय क्या हो गया, जस्ट y इक्वल टू एम एक्स हो गया, मतलब c की वैल्यू 0, तो ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एंड देन सेम वैसा ही आया। यहाँ पर y इक्वल टू एम बाई एक्स है, तो x की वैल्यू 0 करने पर y इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी पे कट करेगा, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x इंफिनिटी, तो वो इंफिनिटी पे कट करेगा।
y इन्फिनिटी पे 0 होगा, ठीक है। y 0 कब होगा, जब x इन्फिनिटी लेंगे, और x 0 कब होगा, जब y इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। तो वो हम कर ही नहीं सकते। बाकी x को बढ़ाने पर y क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो x को बढ़ा रहे हैं तो y कम होता जाएगा, तो ऐसा काम आगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, तुम्हें मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि अगर ये एक्सेस और ये एक्सेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड वाले ग्राफ, ठीक है। इक्वेशन में देखो y और x के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पर y और x है ना एक्सेस पर, तो क्या रिलेशन है, y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो y और x एक्सेस जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दोनों एक्सेस हमारे पास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, जैसे देखो इस वाले ग्राफ, थर्ड वाले ग्राफ में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोला आता है। इस टाइप का जो ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ओके, तो ये चीज याद रखो, अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों एक्सेस जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन में, तो स्ट्रेट लाइन। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला। यस रौनक, एक्स एंड जीरो कभी, मतलब एक्स एंड वाई कभी जीरो होंगे ही नहीं लास्ट वाले। थर्ड में स्लोप नहीं आएगा, थर्ड में स्लोप नहीं आएगा, स्लोप स्ट्रेट लाइन का होगा ना, थर्ड वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है। यस प्रियस, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अगर सी की वैल्यू नेगेटिव प्रियस तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, वाई एक्सेस में नेगेटिव पे कट करेगा वो, ठीक है। समृद्धि, अगर अपने पास जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा इज स्लोप। कैसे, थर्ड वाले में एम निकालना ही क्यों है भाई, एम नहीं निकालना है ना, स्लोप थोड़ी है, थर्ड वाले में कोई स्लोप ही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ में एम स्लोप है, थर्ड ग्राफ में एम स्लोप नहीं है। हो गया सबका। उधर से लेने के बाद ये ठीक है, तो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे y इक्वल टू m बाई एक्स ही है इक्वेशन, इक्वेशन m बाई एक्स है। लेकिन अब अभी हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो y वर्सेज 1 बाई एक्स बना रहे हैं, y वर्सेज x नहीं है अभी, y वर्सेज 1 बाई एक्स। कैसा आएगा बताओ। यस मिहिका, यस राहुल, शौनक करेक्ट है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि यार दोनों एक्सेस के बीच में क्या रिलेशन है वो देखो, ठीक है। कैसे करेक्ट है, तो दोनों एक्सेस के बीच में क्या रिलेशन, एक एक्सेस y है दूसरा एक्सेस 1 बाई एक्स है,
तो y और 1/x के बीच में क्या रिलेशन है देखो इक्वेशन में, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू 1/x, लिख सकते हैं ना। तो y और 1/x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वेशन में, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या बताया मैंने, स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? ओके, तो हमारे पास एक्सिस पर देखो क्या लिया हमने, एक्सिस पर हमने y एंड 1/x लिया है। तो y और 1/x के बीच में क्या रिलेशन है इक्वेशन में, वो तुम्हें देखना है। तो y और 1/x के बीच में इक्वेशन में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लास्ट वाले में हमने 1/x नहीं लिया था, लास्ट वाले में हमने x लिया था। तो y और x में क्या रिलेशन था, y और x एक दूसरे के इनवर्सली थे। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है बट एक्सेस हमने डिफरेंट ले लिया। नाउ y इज इक्वल टू mx², ये कैसा आएगा भाई, y वर्सेज x। y इक्वल टू mx², y वर्सेज x। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है वो भी डिपेंड करेगा। अगर एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के डायरेक्टली है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन किसके, स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर तुम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y क्या होता है, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y 0 होता है ना। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ x पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, x को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, तो x का स्क्वायर हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही आएगा ना। ठीक है, तो x पॉजिटिव लिया तो ऑब्वियसली इधर कहीं आएगा ग्राफ, x नेगेटिव लिया तो इधर आएगा क्योंकि y पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अच्छा एक और चीज है, x को अगर तुम 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो y देखो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। डिफरेंस देखो ये दोनों ग्राफ में क्या है, y इक्वल टू mx एंड y इक्वल टू mx², दोनों में क्या डिफरेंस है, वो था y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx में अगर x को 2 टाइम्स किया y 2 टाइम्स, x को 3 टाइम्स किया y 3 टाइम्स, दैट्स व्हाई वहां पर स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ओके, जितना टाइम्स x करेंगे उतना ही टाइम्स क्या हो रहा था, y हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, अगर हम x को 2 टाइम्स करते हैं तो y 4 टाइम्स हो जाता है। अगर x को हम 3 टाइम्स करते हैं तो y 9 टाइम्स हो जाता है। अगर x को 4 टाइम्स करते हैं तो y 16 टाइम्स हो जाता है। तो y ज्यादा बढ़ रहा है ना, y जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है x की बजाय। तो ये जो ग्राफ है याद रखना ऐसा आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अगर इसको पूरा ग्राफ देखना है तो ऐसा आएगा, लेकिन x नेगेटिव वाला हम बना नहीं रहे, मेनली पॉजिटिव वाला ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास पूरा ग्राफ, अगर हम डॉटेड को भी इंक्लूड करें तो पूरा ग्राफ अपने पास ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉटेड वाला पार्ट जो है नेगेटिव एक्स के लिए, तो वो हम नहीं बना रहे मेनली। तो ऐसा ग्राफ आएगा याद, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो y हमेशा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, नाउ y² इज इक्वल टू mx, ये ग्राफ कैसा होगा यार, y वर्सेज x। y² इक्वल टू mx, y वर्सेज x, ये ग्राफ कैसा होगा, ये भी पैराबोला ही होगा। लेकिन देखो यहाँ पर x पॉजिटिव रहने वाला है कि नहीं, y का स्क्वायर है ना, तो y चाहे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, x पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा y0 x0, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये वाला ग्राफ किस में आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम y को 2 टाइम्स करते हो x 4 टाइम्स होगा, y को 3 टाइम्स करते हो तो x 9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब x ज्यादा बढ़ रहा है y की बजाय। ओके, तो x की साइड ज्यादा बढ़ेगा y की बजाय, तो ऐसा ग्राफ आएगा।
क्लियर है? तो ये वाला ग्राफ जो है ये भी पैराबोला ही है, लेकिन ये ऑब्वियसली किधर आ रहा है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो y को चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, स्क्वायर होने की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। तो x की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और x पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो y जो है पॉजिटिव हुआ तो ऊपर वाला ग्राफ, y नेगेटिव हुआ तो नीचे वाला ग्राफ। ठीक है, लेकिन मेनली हम y पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। इसके अलावा y को अगर डबल करेंगे तो स्क्वायर की वजह से x क्या होगा, 4 टाइम्स। y को अगर 3 टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर की वजह से x क्या हो गया, 9 टाइम्स। तो x ज्यादा बढ़ रहा है, y कम बढ़ रहा है। ठीक है, x की साइड ज्यादा बढ़ रहा है, y की टाइम साइड कम बढ़ रहा है। दैट्स वाई हमारे पास ऐसा है। ठीक है, तो अगर देखो हमने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला। लेकिन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला। अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला। समझ आया? हो गया सबका? पैराबोला और हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है, आगे मैथ्स में पढ़ोगे। ग्राफ से तुम देख सकते हो कि हाइपरबोला जस्ट इस टाइप का रहता है और पैराबोला जो है पूरा कर्वी टाइप होता है, घूम के अपना उसी पर जगह पे आ जाता है जहां पर पहले। हाइपरबोला ऐसा नहीं होता, हाइपरबोला बस चलता ही रहता है। मतलब हाइपरबोला बेसिकली ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, और पैराबोला जो है वो घूम के ऐसे हो जाएगा, सी टाइप की शेप देगा या यू टाइप की देगा। ओके, पैराबोला यू टाइप की शेप देगा। यस प्रियस, ठीक है ना, आगे चलते हैं। y is equal to m by x square and y versus x। y equal to m by x square and y versus x। ये कैसा होगा? x को जीरो किया y, x को जीरो किया y इंफिनिटी, x को जीरो किया y इंफिनिटी। ठीक है, एंड सेम y को जीरो करेंगे x इंफिनिटी। तो ये ग्राफ जो है ये थर्ड जैसा ही आ गया। ठीक है, ये ग्राफ कैसा आ गया, थर्ड जैसा ही आ गया। बस डिफरेंस देखो दोनों में क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो था y इक्वल टू एम बाई एक्स, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और ये है y इक्वल टू एम बाई एक्स का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के इनवर्सली है। तो वहां पर अगर हम देखो क्या करते थे, x को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो y 2 टाइम्स कम होगा, x को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो y 3 टाइम्स कम होगा, है कि नहीं? ना यहाँ पर x को 2 टाइम्स बढ़ाया तो y 4 टाइम्स कम हुआ, x को 3 टाइम्स बढ़ाया तो y 9 टाइम्स कम हुआ।
तो बेसिकली यहाँ पर y पहले के हिसाब से ज्यादा कम हो, पहले y मतलब x को अगर मैं पहले डबल कर रहा था तो y हाफ हो जाता था, अभी x को डबल करने पर y 1/4 हो जाएगा। पहले x को 3 टाइम्स करता था तो y 1/3 हो जाता था, अभी x को 3 टाइम्स करूंगा तो y 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट ओरिजिन से ही होंगे, तो ग्राफ को कुछ ज्यादा हम कर नहीं सकते, ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, बस ये है कि थोड़ा सा ये ज्यादा मतलब y की वैल्यू पहले से ज्यादा कम हो। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं सकते दोनों ग्राफ में, तो ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का ग्राफ होगा। ओके, मतलब हाइपरबोला है ये भी। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला, लेकिन इनवर्सली में अगर देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों केस में इनवर्सली है या स्क्वायर के इनवर्सली है, दोनों केस में हाइपरबोला। ओके, ठीक है, देन इसके बाद y इज इक्वल टू m बाई एक्स स्क्वायर, सेम इक्वेशन है, बट मैं ग्राफ बना रहा हूं y वर्सेज 1/x में, तो कैसा आएगा? y इक्वल टू m बाई एक्स स्क्वायर, y वर्सेज 1/x। y और 1/x में क्या रिलेशन है? y और 1/x में क्या रिलेशन है? यस कशिश, यस, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर, 1/x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1/x के स्क्वायर के, जब हमने बोला स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या आता है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या आता है? पैराबोला। क्या आता है? पैराबोला। ओके, तो इस टाइप का अपने पास ग्राफ आ जाएगा। ओके, नेगेटिव वाला बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाला ही मेन है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, दोनों एक्सेस में क्या रिलेशन है वो देखो। तो यहाँ पर y 1/x के स्क्वायर के डायरेक्टली, और स्क्वायर के डायरेक्टली मैंने क्या बताया क्या होता है? पैराबोला होता है। ओके, देन इसके बाद y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर एंड y वर्सेज x, ये कैसा होगा भाई? y इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर एंड y वर्सेज x, ये भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन, तो पैराबोला आएगा लेकिन माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, x को तुम पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, x को कुछ भी ले लो, यहाँ पर y तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला। ओके, x को पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव ले ले, y हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो एक्चुअल में ये पैराबोला है जो नेगेटिव साइड में हो जाएगा, मतलब हमारे पास दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस, तो अपने पास पैराबोला इधर आएगा। ठीक है, तो जो फिफ्थ वाला था उसका जस्ट वाटर इमेज या मिरर इमेज उल्टा आएगा। ओके, इसी टाइप से y इज इक्वल टू माइनस एम बाई एक्स स्क्वायर एंड y वर्सेज x, ये कैसा होगा? हाइपरबोला होगा लेकिन माइनस साइन है, हाइपरबोला होगा है ना, लेकिन माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से किधर आएगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपरबोला बट नेगेटिव साइड में आएगी, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बेसिकली ये जो सेवंथ वाला है इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ वाले का उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स थे जो आगे यूज होंगे।
इसमें देखो, अगर तुम x को पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, y की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। इसके अलावा तुम x को यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, x को 0 करने पर देखो ये हो गया इन्फिनिटी और आगे नेगेटिव साइन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो x को 0 करने पर y माइनस इन्फिनिटी, मतलब x 0 कब होगा, जब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, मतलब कहीं तो नीचे कट करेगा। ओके, समझाया? तो ये नीचे कट करेगा। इसके अलावा जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो m/x² की वैल्यू जो है, देखो जैसे जैसे अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो m/x² की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन माइनस साइन है तो उसकी वजह से वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखो वैल्यू बढ़ी रही है, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब x को मैं इंफिनिटी कर दूंगा, x को अगर इंफिनिटी कर दिया तो y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, m/∞ 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। तो पहले रेडियस का डेरिवेशन ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो देखो ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। नाउ हमारे पास इक्वेशन आई थी k इंटू जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv² बाई आर, यही आया था ना। तो एक आर से एक आर जब कैंसिल आउट होगा तो इक्वेशन क्या आएगी, दिस इज k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mv²। क्लियर है सभी को? तो दिस इज इक्वेशन 1। इसके अलावा दूसरी हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये भी आई है कि mvr इज इक्वल टू होता है nh/2π, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखो नॉन है एक्चुअली, एक है v और दूसरा है r। तो हमें अगर रेडियस निकालनी है तो हम क्या करें, ऐसा करते सेकंड वाले से v को फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर दे। तो सेकंड वाले से v क्या हुआ, इट इज nh/2πmr। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट वाले। ओके, इस v को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? नाउ v को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इसमें क्या है, m इंटू वी स्क्वायर। m इंटू वी स्क्वायर। अब v की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट की है, v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है nh/2πmr, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा ये, दिस इज k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4π² m² r²। अब देखो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक r बचेगा, उस r को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, इज इक्वल टू, अब ये m से एक m कैंसिल आउट होगा तो ऊपर कोई m नहीं बचेगा, ऊपर बचा n² h²। इसके अलावा ये r तो कैंसिल आउट हो ही गया था। ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड नीचे लेके गए,
तो 4 पाई स्क्वायर, एक m बचा है, इसके अलावा r हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, kz e²। तो ये हमारे पास r आया। अब यहाँ पर n और z को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। क्या क्या है भाई? तो हियर h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकंड ऑब्वियसली इसका यूनिट था। m जो है वो क्या है? 9.1 इलेक्ट्रॉन का मास है वो, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। k की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा e की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो बेसिकली n और z को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पता है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बता देते हैं, पहले लिखो ये। मृदुल क्या एक्सप्लेन करना है? ये वैल्यूज एक्सप्लेन करने हैं क्या? फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड। मृदुल ये वाला हमने एक्सप्रेशन बताया था अभी जब पॉइंट लिखवा रहे थे, तो एक आर कैंसिल आउट हुआ तो ये बचा। इसके अलावा ये वाला भी हमने बताया था। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? v की वैल्यू जो है निकाल रहे हैं, जो कि ये आ गई, और उसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो इसका स्क्वायर जब कर रहे हैं तो ये आया। फिर एक m कैंसिल आउट हुआ, एक r कैंसिल आउट हुआ, और जो एक r बचा उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो राइट हैंड साइड यही वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ पर n और z को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो r जो है ये हमारे पास आता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर बाय z, और ये आता है मीटर, इसमें आता है मीटर में। इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अगर हमें n और z का वैल्यू पता हो तो हम r की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? n क्या है यहाँ पर? ऑर्बिट नंबर। और z क्या है? z है एटॉमिक नंबर। नहीं आन, रेडियस का फॉर्मूला ये है, जब भी हमें रेडियस निकालनी होगी ऑर्बिट की, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
कैपिटल आर किधर है भाई? कैपिटल आर तो है ही नहीं कहीं, क्या बोल रहे हो तुम? स्मॉल आर तो यही है ना, ये फॉर्मूला है स्मॉल आर का। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। मतलब अगर हम एन को बढ़ाएंगे, रेडियस एन के क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एन को बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। तो जब एन को बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली जेड को कांस्टेंट रखा जा रहा है। मतलब हाइड्रोजन का तुम फर्स्ट ऑर्बिट लो और हाइड्रोजन का ही सेकंड ऑर्बिट लो, दोनों में कंपेयर करेंगे तो किसका रेडियस ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट? एन को बढ़ाया, आर बढ़ा, तो क्या होगा, एन को बढ़ाने पर आर बढ़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन का ही सेकंड ऑर्बिट में कंपेयर करें तो सेकंड ऑर्बिट बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एन को बढ़ाने पर आर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जेड बढ़ाएंगे तो जेड इनवर्सली है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जेड को बढ़ाने पर आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट लिया और हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट लिया, तो कौन सा बड़ा होगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा होगा या हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा होगा? जेड को बढ़ाने पर आर कम हो जा रहा है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट से, क्योंकि जेड बढ़ाया तो आर की वैल्यू तो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट छोटा हो जाएगा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार हीलियम पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस पे और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो प्रोटॉन जो है हीलियम पॉजिटिव के केस में, जो दो दो प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे, वो तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते, देखो हमने जो ग्राफ बनवाए थे उसका अभी यूज होगा। तो अगर हम ग्राफ यहाँ पर बनाए आर वर्सेज एन, तो कैसा ग्राफ आएगा, आर वर्सेज एन कैसा ग्राफ आएगा? आर और एन में क्या रिलेशन है, आर और एन में क्या रिलेशन है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर और एन में क्या रिलेशन है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज पैराबोला, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज पैराबोला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं आर वर्सेज जेड, तो क्या रिलेशन है, आर और जेड में क्या रिलेशन है, आर जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, हाइपरबोला, क्या होता है, हाइपरबोला। ओके, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं आर वर्सेज 1/z, तो क्या आएगा, आर और 1/z में क्या रिलेशन है, आर 1/z पर कैसे डिपेंड कर रहा है, आर जेड के इनवर्सली है, 1/z के क्या होगा, आर 1/z के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गए। तो हमने जो ग्राफ बनवाए थे उनका देखो यहाँ पर यूज हुआ है। क्लियर है सबको?
हो गया सबका? चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन रेडियस ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट of Li2 positive. Determine radius of fifth excited state of Li2 positive. यस, मैक्सिमम का करेक्ट आ रहा है। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ? सिक्स्थ ऑर्बिट। इसके अलावा Li2 पॉजिटिव है, तो Li2 पॉजिटिव है तो जेड की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो रेडियस क्या होगा? 0.529 इंटू 10⁻⁻10, या फिर एंगस्ट्रॉम में निकाल रहे हैं तो n स्क्वायर बाई जेड। व्हाट इज n? n इज 6, तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इज 3। तो क्या है? 0.529 इंटू 36/3 इज 12। तो कितना एंगस्ट्रॉम हुआ है?
6.348 इंच। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से तुम रेडियस निकाल सकते हो। ओके, एन की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पता है, तो रेडियस जो है वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। तो लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। तो ये होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है 20, 21, 23, 25, 35। ठीक है, चलो एंड करते हैं लेक्चर। ट्वेंटी, 21, 23, 25, 35।